अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 जनवरी 2024 24 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन एक खास सब्सक्राइबर अनवार है के की रिक्वेस्ट पे बनाई है जेएस ग्लोबल। इस पे मैं मेरी भी थोड़ी सी नॉलेज पहले से थी तो मैंने बड़े क्विकली इस पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है और मैं इसको कवर करूंगा अभी इस स्लाइड पे। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी आपको आगे भी। और और इसके अलावा आपको कोई प्रेजेंटेशन वाइज की पे कोई कमेंट हो तो लाजमी बताएं। मैंने रिसेंटली एक ट्रेनिंग हायर किया है, वो मेरी प्रेजेंटेशन कोई स्लाइडिंग वगैरह अपडेट करता है, तो उस पर भी लाजमी बताएं जैसे। और वापस इस कंपनी की असेसमेंट पे चलें, जेएस ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। आज के हमारे एजेंडा में यही 5 चीज़ें होंगी जिसमें मैं बैकग्राउंड कवर करता हूँ, सेक्टर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिविडेंड की आप ये प्राइस है, और फिर मेरा आखिर में भी। सबसे पहले बैकग्राउंड पे बात करें तो जेएस ग्लोबल कैपिटल बेसिकली करता क्या है, ये एक स्टॉक ब्रोकर है। ठीक है, और सिर्फ स्टॉक ब्रोकर नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है। स्टॉक शेयर की बाइंग सेल पे जो कमीशन करता है वो इनकी इनकम है। मनी मार्केट हैज से रिलेटेड, मनी मार्केट बाइंग एंड सेलिंग मतलब कि इसकी ट्रेडिंग पे कमीशन करता है वो देता है। फॉरेक्स की और कमोडिटी भी ट्रेडिंग की सर्विस देता है तो उस पर कमीशन करता है वो। अंडरराइटिंग सर्विस देता है, मिसाल के तौर आईपीओ वगैरह जो हो रहे होते हैं तो उसमें कंपनियां जो आईपीओ करने से पहले ब्रोकर एंगेज करती तो वो सर्विस भी देता है। फिर एडवाइजरी सर्विस भी देता है, कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह, ड्यू डिलिजेंस वगैरह इस टाइप की सर्विसेज भी, इससे रिलेटेड सर्विसेज भी देता है। ड्यू डिलिजेंस तो नहीं बोल सकता लेकिन इससे रिलेटेड सर्विस। और आखिर में कंसल्टेंसी सर्विस। ये बेसिकली मेन इसका काम है। दूसरा काम ये बेसिकली स्टॉक ब्रोकर है। तो स्टॉक ब्रोकर अमूमन तौर पे इस तरह के शेयर्स को टारगेट करते हैं जो जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और वो उसको होल्ड करते हैं। और फिर मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर में उसकी बाइंग एंड सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे मैनिपुलेट करते हैं। ये अल्फाज गलत नहीं हो गए ना, क्योंकि ऐसा होता है। उसमें गलत नहीं क्योंकि वो खुद बाय कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, तो इससे प्राइस काफ़ी मूव करती है इनकी वजह से। तो इनका इनका ये काम ये भी है कि इन्वेस्ट करते हैं लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में। मतलब लिस्टेड मतलब जो स्टॉक इजीली अवेलेबल है, और जो अनलिस्टेड जो प्राइवेटली पब्लिक कंपनी है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा सेक्टर इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ये बेसिकली सेक्टर इस तरह का सेक्टर है कि ये सेक्टर हाईली ड्रिवन किस पे, गो इकोनॉमी पे। मिसाल के तौर पे अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। एफएक्स रेट या डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान पीकेआर डिवैल्यू हो रहा है, तो भी लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे अब हम क्यों इन्वेस्ट करें, पैसा तो हमारा कम हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो बाहर बैठा हुआ है तो वो ये सोच देखता है कि भाई वो इन्वेस्ट करेगा तो उसके पैसा बना कर देगा नहीं, तो उसको डॉलर एक्सचेंज गेन में ही इसको इतना नुकसान होता है। तो इससे काफी ज्यादा ड्रिवन है, इससे ज्यादा डिपेंड करता है। तो तो ये सेक्टर चलता ही कस्टमर के सॉरी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा तो भी चलेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा तब भी इस सेक्टर को फायदा है। क्यों? जब नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, जब सेल करेंगे तो उसमें कमीशन होगा ब्रोकर का। एक चीज। दूसरी चीज ये हमने देखा इस साल 40,000 पे मार्केट थी अनटिल मेरे ख्याल में जून के तीसरे हफ्ते तक। फिर इसके बाद मार्केट ने थोड़ा पिकअप शुरू किया। तो इस तब तक Q2 तक तमाम ब्रोकर्स के अकाउंट्स कोई खासे अच्छे नहीं है। Q2 सेकेंड क्वार्टर के आखिरी 2 हफ्ते थोड़े अच्छे रहे क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नजर आया उस पर हमें। तो जब ये लोग वॉल्यूम पे कमाते तो इसको ऐसे तब हम देख सकते हैं इनके अकाउंट्स में Q1 बेकार होगा, Q2 बेहतर होगा। तो Q3 और Q4 में एक अच्छा वॉल्यूम रहा, Q4 में भी अच्छा वॉल्यूम रहा। Q4 के एंड में मतलब दिसंबर के एंड लास्ट 2 हफ्तों में थोड़ा सा एक चैलेंजिंग नजर आया क्योंकि मार्केट काफी ऊपर चले गई थी, फिर इसने करेक्शन ली थी, तो इस वजह से लोगों का थोड़ा सा रुक गए थे बाइंग एंड सेलिंग करने से। तो ये हम देख सकते हैं ये इसके सेक्टर के हवाले से। अगर जेएस की बात करें, जेएस ग्लोबल खास तौर पर इनकी बात करें तो ये तो इनका बिजनेस हम देखें नंबर में अकाउंट्स में हम जाके देखेंगे आने वाली साइड्स में ग्रो किया है। लेकिन मैं इसकी एक क्लियर रीजन बताऊं इनका बिजनेस ग्रो किया है, इसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है। लेकिन एक कंपनी अपना अगर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करे या अपने मैनेजमेंट में कोई चेंज करे तो भी इम्प्रूव होता है। मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचे तब भी बिजनेस बढ़ता है, सिर्फ मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से नहीं बढ़ता। जो मैं समझता हूँ इन्होंने काफी इस चीज पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है अभी बहुत गैप है, मजीद करना चाहिए इस एरिया में। जैसे कि हमारे पास रिसर्चेस फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, इस पे इन्होंने कुछ ना कुछ चार्ज करना चाहिए। ईमेल तो इस बिजनेस के पॉइंट से हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, कस्टमर के पॉइंट से हवाले से बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात नहीं कर, इस बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के हवाले से बात कर रहा हूँ।
कि उन्होंने कुछ ना कुछ इस पे फी लगानी चाहिए। पूरी दुनिया में फी है एक चीज। दूसरी चीज है, और जैसे जैसे ये चीजें फ्री अवेलेबल है ना, आपको कंसल्टेंसी बिजनेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, एक चीज। दूसरी, आईपीओज वगैरह हमारे पाकिस्तान में हो नहीं रहे, तो भी ये एज सच होते नहीं जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं। फ्रेश शोइंग या डेट डेट इंस्ट्रूमेंट इंश्योइंग, इस तरह का कुछ हो नहीं रहा। अगर वो हो तो भी इससे फायदा होगा इस तरह की कंपनीज का, इस ब्रोकर का। तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इस एंगल पे भी इस कंपनी को थोड़ा सा ना रिसर्च करके, या इस कंपनी को इस तरह मार्केट करना चाहिए कि ये करें, ताकि कंपनीज को अवेयरनेस हो और फिर वो आईपीओ वगैरह पे जाए। खासतौर पे सिर्फ शेयर्स नहीं, डेट्स भी के भी आईपीओ होते हैं। डेट इशू करे, लिस्ट करे डेट, तो इस हिसाब से भी इस कंपनी को करना चाहिए, जो वो एक्टिविटी कंपनी की ग्रोथ का बाइस बन सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कभी भी मैं किसी भी एक्सपो या इसमें टकराया, जिस कॉन्फ्रेंस में टकराया हूं जहाँ इस तरह की मार्केटिंग हो रही हो कि लोगों को परसू किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि इन्वेस्ट करे। ऐसा तो कहीं मुझे अभी तक नहीं दिखा। हो सकता है कहीं और मेरी नजर में ना आए हो। तो ये चीज पे कंपनी को काम करना चाहिए ग्रो के लिए। फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो इनकम देख सकते हैं आप भाई, बहुत ही शानदार है। 313 थी, 476, तकरीबन 25% इंक्रीज होगी। इसी तरह आगे भी इसके कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट से थोड़े से कम हुए। मैं समझता हूँ कि ये कोई मसले वाली बात नहीं लोग है। लेकिन अगर हम नेट नंबर देखें, नेट नंबर पॉजिटिव है। नेट नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। पहले एक ईपीएस था, 0.93 ईपीएस, अब 3.22 रुपये ईपीएस है, जो कि एक अच्छा नंबर है। और अगर इसकी बैलेंस शीट की बात की जाए तो मुझे सॉरी, इसकी मैं एक चीज़ मिस आउट की, इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी यहाँ पे 87 मिलियन। इस कंपनी की जो साइज है, रुपीज में अकाउंट्स इनके, इस कंपनी की जो साइज है उस हिसाब से 87 मिलियन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो इस पे कंपनी को जरूर काम करना चाहिए। इनके पास कैश पड़ा हुआ है तो इसको इन्वेस्ट या सही तरीके से ऐसा करना चाहिए कि ये पेमेंट से बचा जाए। क्योंकि आजकल इंटरेस्ट रेट 22 22.5% है। और इनके जो एग्रीमेंट्स है ना फाइनेंस कॉस्ट के, वो काइबोर +2 और 3% है। आप देख सकते हैं डिटेल नोट्स में, 18 नंबर के नोट में नजर आ जाएगा। तो इस पे कंपनी को काम करना चाहिए ताकि इससे बचा। 25% तकरीबन अपनी सूद दे रही है जो भी लोन लिया हुआ है। बाकी इनके लॉन्ग टर्म लोन्स भी काफी बड़े हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ उस पर काम करेगी तभी ये खत्म होगा लोन, और तभी इंटरेस्ट से भी जान थोड़ी सी कम होगी, जान तो नहीं छूटेगी, कम हो जाएगी। और तो पिछले साल के मुकाबले में हम देख सकते हैं जरूर कमी भी है, लेकिन मजीद इसको करना चाहिए। दिस दिस इज अ पॉजिटिव साइन, बट मैं स्टिल समझता हूँ कि मजीद इंप्रूव करना चाहिए। बाकी करंट एसेट की बात करें, करंट 4.5 अरब है और करंट लाइबिलिटी 3 अरब है। मैं ये समझता हूँ कि 1.1 या 1.2 है, लेकिन मुझे लगता है कि मजीद बेहतर होना चाहिए, क्योंकि खासतौर पे इनके लाइबिलिटीज इसको थोड़े से कम की जाए, 3 बिलियन को कम की जाए। 1.5 अरब की, 1.25 अरब का इनका लोन है, उसको कम किया जाए तो ये काफी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा। इनके पास 1 अरब का कैश भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं। और खासतौर पर जब ये कैश इन्वेस्ट नहीं करते ना डिविडेंड में देते हैं, तो फिर इनको कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए। और कैश, ऑल दो वो कैश पीएलएस अकाउंट में पड़ा हुआ है पेरेंट के पास, लेकिन इनको इनको कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए। पीएलएस अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है, आया वो सूद पे जो प्रॉफिट दिया जा रहा है उससे कम है या ज्यादा है, तो उसको असेस करके इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेरी मेरी इन माय व्यू। बाकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। और ईपीएस अच्छा है। ऐसा लगता है कि इस बार शायद डिविडेंड भी ईयर एंड पे शायद दे दे ये लोग, क्योंकि ईयर एंड लास्ट क्वार्टर में भी एक अच्छा वॉल्यूम था। डिविडेंड की बात की जाए तो हिस्टोरिकली डिविडेंड नहीं देता। ठीक है, और आप देखा जाए, मैं अपने स्टॉक का वो लगाना भूल गया, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट, जिसमें ये था कि डिविडेंड लोगों में खोल लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि डिविडेंड वाला शेयर नहीं है, और उसको डिविडेंड वाली कैटेगरी में इसका क्लासिफाई नहीं करूंगा। इसकी वजह ये है क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री में अगर हम देखा जाए तो बड़ा अनयूजुअल डिविडेंड दिया है, जिसकी वजह से मैं इसको एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं कहता। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं 21 में इसने डिविडेंड दिया, 21 में बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया। ठीक है, और इसके बाद 2014 में दिया, 22 में कुछ नहीं दिया, और 23 का भी आखिरी अभी आज तक लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया, मतलब ईयर एंड का रिजल्ट नहीं आया, 3 क्वार्टर में कुछ नहीं दिया। तो इस बेसिस में मैं समझता हूँ ये डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं है। और जो क्यों, एक तो इसकी वजह, एक तो ये कि इसका फ्री फ्लोटिंग शेयर 10% है, और 10 में भी 8% है। बाकी जो 92 92% है वो उसकी होल्डिंग के पास है, जो कि जेएस बैंक है। तो जब इसका पब्लिक इंटरेस्ट ही बहुत कम है, तो इसलिए वो डिविडेंड पब्लिक को मैटर ही नहीं करती। और जो 8% में मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन्हीं के एम्प्लॉयज, रिलेटिव, स्पाउस वगैरह इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने होल्ड किया होगा। अ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं इसको डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं कहता। और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन भी कम होनी चाहिए। इस बार इसकी प्रॉफिट थोड़े से बेहतर है पिछले हिस्ट्री के मुकाबले में। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है इस बार डिविडेंड दे दे, हो सकता है। ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है।
बाकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो इस ये शेयर मुझे बड़ा ही एक अजीब ही शेयर लगा। इसकी इसकी एक वजह मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। मतलब इजीली इसकी मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम ये देखें, ये यहाँ से लेके ये कुछ ही एक ही मंथ के गैप में इतना ऊपर गया, और इस पूरे महीने में इसकी वॉल्यूम 1 लाख से कम है। मतलब जो हाईएस्ट वॉल्यूम इस पूरे महीने में जो मुख्तलिफ दिनों में पड़ी, जो सबसे हाईएस्ट 11,000 वॉल्यूम पड़ी, और कोई भी इसकी रीजन नहीं थी। मैं समझता हूँ शायद हो सकता है जेएस बैंक ने खुद खुद बाय किया हो, क्योंकि ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट करे। और ना ही कोई मार्केट में उस वक्त कोई न्यूज़ थी। उस वक्त जरूर भी जेज ने का आ रहा था कि जेज अक्वायर कर रहा है हम्स पाकिस्तान के ऑपरेशन को, लेकिन फिर उसने बैकआउट कर लिया जून में। तो हो सकता है उस वजह से किसी ने बाय किया हो, लेकिन ये आप भी देख सकते हैं कि इतने थोड़े से वॉल्यूम की वजह से कितना प्राइस इन्फ्लेट की। 100 पे था वो 100 तकरीबन 350 पे चला गया, फिर वापस 150 पे वापस आ गया। तो कि प्राइस इसकी बड़ी ही वोलेटाइल है। अगर कोई चाहे तो कर सकता है अगर इसमें होल्डिंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं इसको सेल करना भी मुश्किल है। इसकी मिसाल आप आम से देख लें। आप किसी भी दिन जाकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इस शेयर को बाय करने की कोशिश करें, और आप चेक करें, आपको अंदाजा होगा कि कितनी वेरिएशन है, कितने बायर है, कितने सेलर है इस शेयर के। आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है खास तौर पे इस कंपनी इन्वेस्टर के हवाले से। बाकी दूसरा, मेरा व्यू क्या है इसके बारे में। मेरा व्यू सीधा सीधा व्यू, मैं सीधी सीधी बात करूं कि कंपनी अभी फिलहाल 158 पे चल रही है। इसकी बुक वैल्यू 100 से नीचे। इसी कंपनी का कॉम्पिटिटर आपको, आप जाके देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कॉम्पिटिटर RFIB पे। और इसके अलावा और भी ब्रोकर्स होंगे। मैं थोड़े से बड़े और नाम, थोड़ा वेल नोन नाम की बात करता हूँ। वो कितने पे ट्रेड कर रहा है RFIB, आई थिंक 50 से या 60 के इससे कुछ करीब ही ट्रेड कर रहा है। उसकी वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू है, वो RFIB की आई थिंक डबल है। इसकी आई थिंक 87 है, और 30 या 40 50 पे ट्रेड कर रहा है, और 100 के करीब बुक वैल्यू है। आप चेक कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे 100% कॉन्फिडेंट है। जो वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू इसकी डबल है। इस शेयर की, जेएस ग्लोबल की 158 वैल्यू है, और उसकी बुक वैल्यू 100 से नीचे। मतलब ये है कि बुक वैल्यू से डबल ट्रेड कर रहा है जेएस, और आरिफ अभी बुक वैल्यू से आधी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बेसिकली इंडिकेटर प्राइस इज टू हाई, और करंटली ओवरवेट पोजीशन पे, मेरे मेरे मुताबिक, मेरी व्यू और मेरी रिसर्च के मुताबिक। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इस साल। ऑब्वियस इकोनॉमी की वजह हो या कोई भी वजह हो, बहरहाल नेट नंबर अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इसकी इसकी डेफिनेटली वजह कॉन्फिडेंस आया हो। तो इस वजह से लगता है कि डिविडेंड की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई यहाँ पे। तीसरी चीज, ये 92% जेएस बैंक करता है। कंपनी डिक्लेयर करती है कि 10% फ्री फ्लोटिंग है। तो अज्यूमिंग 90% जेएस बैंक करता है, 2% भी फ्री फ्लोटिंग से लिया है। तो और 8% जनरल पब्लिक के पास है। तो ये भी फैक्ट है कि जेएस बैंक के पास है, तो एक बैंक है, तो उसको डिविडेंड की इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो कम, और एक चीज, दूसरी चीज है, इस कंपनी का कैश पेरेंट के पास पड़ा हुआ है जो कि जेएस बैंक है। तो मैं तकरीबन 1 अरब के करीब, ठीक है, जिसपे पीएलएस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है इस कंपनी को। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है इसी वजह से कंपनी को इंटरेस्टेड ही नहीं हो। जब वारंटी फोर्स ही नहीं करेगा डिविडेंड के लिए, तो आई डोंट थिंक कंपनी को कोई फायदा हो। कंपनी का भी डिविडेंड की के लिए इसको प्रेशर होगा। वॉल्यूम बहुत लो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो डिफिकल्ट होगा सेल करने के लिए। अच्छा, कंपनी फिलहाल डिसेंट कैश, इसके 1 अरब के दरमियान कैश पड़ा हुआ है, जिस पे पीएलएस डिपॉजिट पे अर्न करती है इंटरेस्ट। तो वो डिविडेंड भी दे सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर डिविडेंड देने की एक्सपेक्टेशन पे आप बंदा बाय करे, तो सेल करना डिफिकल्ट होगा। तो आए रिस्क लेने के लायक है नहीं है, मुझे नहीं लगता लेने के लायक है। और आखिरी चीज, मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूँ ना किसी भी जगह पे, तो मैं समझता हूँ कि आप हमेशा एक एग्जिट फर्स्ट सोचो एंटर होने से। तो जब आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना इजी है, इजी सॉरी, इन्वेस्ट भी इजी नहीं है और एग्जिट भी इजी नहीं है, तो फिर आप बहुत सोच समझ के इस तरह की जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और आखिरी में मेरी फाइनल ओपिनियन ये है कि भाई दिया बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और स्टॉक ब्रोकर अमूमन तौर पे इतना पैसा बनाते नहीं है कि वो डिविडेंड की शक्ल में या रिटर्न में दे। वैल्यू वाइज ओवर द टाइम शायद दे दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए और अच्छे सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए। दैट्स इट, यही मेरी राय है। और होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, और उससे आप डिसीजन मेकिंग में आसानी भी होगी। और अनवर हक साहब, आपका कोई सवाल हो इस वीडियो के हवाले से, लाजमी पूछें, इंशाल्लाह ताला। और कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट डेफिनेटली बताएं, मैं इसको कवर करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। और प्रेजेंटेशन में लाजमी आप बताना कि प्रेजेंटेशन में कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रिसेंटली एक ट्रेनी हायर किया जो
मेरी प्रेजेंटेशन को हेल्प आउट करता है और उसको भी हेल्प मिलती है सैलरी वाइज। आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा, आने वाली आपके फीडबैक को लूंगा और आने वाली वीडियोस में लाजमी कंसिडर करूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।